तो भारत का वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है जो भू आपृष्ठ से घिरा हुआ है? ठीक है, पहला सवाल ये है। अब देखिए, भू आपृष्ठ का मतलब ये हुआ कि भारत का जो राज्य ना समुद्र से नहीं लगेगा, समुद्र से नहीं लग करके बल्कि किसी न किसी दूसरे राज्य से यानी स्थल से ही लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भू आपृष्ठ। सीधा समझिए कि वैसा भूमि जो समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता है तो उसको बोलते हैं भू आपृष्ठ, या उसी को बोलते हैं स्थल रुद्ध, या उसी को बोलते हैं लैंड लॉक। तीनों एक ही बात हुआ, भू आपृष्ठ, लैंड लॉक, या बोलेंगे स्थल रुद्ध। समझ में आई बात है कि नहीं है? तीनों एक ही बात हुआ। तो कई बार देश के बारे में पूछ देता है, कई बार राज्य के बारे में पूछ देगा, तो हम आंसर कैसे करेंगे? तो हमको याद रखना पड़ेगा कि कौन राज्य ऐसा, हम क्या बताएं, जो समुद्र से लगेगा वो भू आपृष्ठ नहीं होगा। तो पहले हम लोग याद रखेंगे कि समुद्र से कौन कौन राज्य लगल है। तो आपको पता है कि समुद्र से कौन कौन राज्य लगल है? यहाँ पर गुजरात, क्या राज्य समुद्र से लगता है? गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, कौन? केरल। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। ये सब नौवों राज्य किससे लग रहा? समुद्र से। तो ये नौवों राज्य भू आपृष्ठ नहीं होगा, बाकी सब क्या होगा? भू आपृष्ठ होगा। तो बताइए, भू आपृष्ठ का मतलब क्या? समुद्र से नहीं लगता हो, किसी ना किसी स्थल से लगता हो। ये नहीं पूछ रहा, आप समझ में आइए सवाल की नहीं है। अब देखिए, दिया हुआ तेलंगाना एवं महाराष्ट्र। तेलंगाना, देखिए ये नौवों में तेलंगाना शामिल है नहीं ना, इसका मतलब ये भू आपृष्ठ है। लेकिन महाराष्ट्र है क्या? महाराष्ट्र नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र समुद्री सीमा बना रहा है। भू आपृष्ठ होगा? नहीं होगा। चलिए, झारखंड, झारखंड देखिए यहाँ पर है तो भू आपृष्ठ होगा। उड़ीसा होगा क्या? नहीं होगा। मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। होगा कि नहीं होगा? तेलंगाना और झारखंड। अब कहता है कि तेलंगाना, तेलंगाना यहाँ पर है, झारखंड यहाँ पर है। बताइए भू आपृष्ठ हुआ या नहीं हुआ? तो एक ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश देखिए एमपी यहाँ पर है ना, तो एमपी एवं झारखंड। बताइए भू आपृष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसका मतलब 3 और 4 दोनों सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 एवं 4 यानी बी हो जाएगा। आंसर हम लोग बी कर लेंगे। सही मारी है ना? बस एक के को समझिए और यही होगा, बस आंसर मार के आगे बढ़ गई। चलिए, हाँ वो तो देखिए ये दिया हुआ सब प्रायद्वीपीय वाला दिया हुआ है। हाँ वो रहेगा तो उत्तर भारत में टोटल पूछेगा तो हो जाएगा, हरियाणा भी आएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? सेकेंड सवाल है, भारत के द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कहता है कि लिटिल निकोबार 10 डिग्री अक्षांश के उत्तर है। सही है कि गड़बड़ है? दक्षिण में है। दक्षिण में है? कहाँ है तब? उत्तर में है। अरे बकलोलपुर कहाँ का? देखिए इधर अंडमान निकोबार में यहाँ होता है पहले उत्तरी अंडमान होता है ना, और फिर होता है मध्य अंडमान, उसके बाद होगा दक्षिणी अंडमान, उसके बाद होता है लिटिल, और उसके बाद गुजरता है 10 डिग्री चैनल, और तब ग्रेट निकोबार शुरू होता है। तो बताइए लिटिल निकोबार किधर हुआ? उत्तर हुआ कि नहीं हुआ? कहता है कि 10 लिटिल निकोबार 10 डिग्री अक्षांश के उत्तर है। तो सही है बोला है, ये उत्तर में है तो ये सही है। तो गड़बड़े करते हैं आप लोग, यही याद रहता है। माहे द्वीप लक्षद्वीप का हिस्सा है। सही है? किस गाता हिस्सा किसका है? लक्षद्वीप का हिस्सा है। गड़बड़ है, ये पुदुचेरी का हिस्सा है। पुदुचेरी 4 को द्वीप मिलकर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है जिसका नाम है यमन द्वीप,
है आंध्र प्रदेश में, लेकिन पुदुचेरी का हिस्सा है। तमिलनाडु में 2 द्वीप, एक तो पुदुचेरी और एक और द्वीप है कराईकल, है तमिलनाडु में, लेकिन है ये पुदुचेरी का हिस्सा। और इधर केरल में द्वीप है माहे, है केरल में, लेकिन हिस्सा है पुदुचेरी का। तो पुदुचेरी 4 द्वीप से बना हुआ, यमन द्वीप आंध्र प्रदेश से, और पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु से, और केरल में माहे द्वीप, ये सब मिला करके पुदुचेरी बना है। ठीक है, तो ये कहता है कि नौ लक्षद्वीप का हिस्सा है। सही बोला गलत बोला? गलत, गलत तो गलत। तो असत चुनना है, तो हमारे आंसर में तो ये शामिल होगा ना, असत वाला चुनना है, तो हमारे आंसर में ये शामिल होगा। मिनिकॉय द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित है। मिनिकॉय द्वीप किस द्वीप का हिस्सा है? लक्षद्वीप का हिस्सा है। तो लक्षद्वीप देखिए इस तरफ है ना, तो बताइए इधर क्या है? अरब सागर है ना। गड़बड़ बोल दिया कि सही बोला? गड़बड़ बोल दिया। तो हमारे आंसर में ये भी शामिल होगा, और ये भी। न्यू मोरे द्वीप अंडमान निकोबार का हिस्सा है। न्यू मोरे द्वीप ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। और एक बात बताइए, नहीं पढ़ा है तैयो आप बना सकते थे। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार का पूरा द्वीप पढ़ा दिए, अगर उसमें न्यू मोरे नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब उसका हिस्सा नहीं है, तब नहीं पढ़ा है, तब बुझबे नहीं करते हैं। तो आंसर ये भी गड़बड़ हो गया। तो हमारे आंसर में ये भी शामिल होगा। तो कहता है असत कथन कौन है? ये भी असत, ये भी असत, ये भी असत। तो 2, 3 एवं 4 है क्या ऑप्शन में? 2, 3 एवं 4 हाँ, ये नहीं है, नहीं है तो कोई नहीं। हाँ, कहाँ? लिटिल निकोबार। अच्छा अच्छा, लिटिल निकोबार है। अच्छा अच्छा अच्छा, लिटिल अंडमान हम लोग देखे। अच्छा, लिटिल निकोबार है, नहीं इस पर हम ध्यान है, हम तो लिटिल पढ़ रहे थे अंडमान। तो ये भी गड़बड़ हो गया ना। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। उसके बाद है महान पर्वतमाला। वहां पर हम अंडमान पढ़ रहे थे, लिटिल अंडमान। महान पर्वतमाला हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कहता है कि हिमालय नवीन अवशिष्ट पर्वत है। सही है क्या? नवीन वलित पर्वत है, ना कि अवशिष्ट पर्वत है। नवीन वलित मोड़दार पर्वत है हिमालय। इकट्ठा अवशिष्ट, अवशिष्ट मतलब समझते हैं क्या होता है? अवशिष्ट का मतलब क्या? कि वैसा पर्वत जिसमें अब उद्गार नहीं हो रहा है, वैसा पर्वत जिसकी लंबाई में वृद्धि नहीं हो रही है। समझ में आई बात है कि नहीं है? लंबाई में वृद्धि नहीं हो रही है तो अवशिष्ट। हिमालय में तो वृद्धि हो रही है, तो वो क्या होगा? वलित होगा। ठीक है, यह तिब्बत की ओर अवतल एवं प्रायद्वीपीय प्रदेश होता, प्रदेश की ओर उत्तल है, ये सही है। हिमालय का विस्तार पश्चिम में दिहांग गार्ज तक फैला हुआ है। नहीं, पश्चिम में सुलेमान पर्वत से पूर्व में दिहांग गार्ज तक। पश्चिम में है सुलेमान पर्वत से, अब पूरब तरफ आ जाता है तो इस तरह से है, इधर सुलेमान पर्वत से लेकर के दिहांग गार्ज तक। तो दिहांग गार्ज पूरब न हो गया, ये कहता नहीं पश्चिम में दिहांग गार्ज। गड़बड़ बोला कि सही बोला? गलत हो गया। ये भी गलत और ये भी गलत, हमको सही वाला ढूंढना है। सही 2 हो रहा है, एक चौथा दे देते हैं। हिमालय की बाह्यतम श्रृंखला शिवालिक है, ये तो सही है। तो इसका मतलब कौन कौन सही हो गया? 2 और, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2 एवं 4। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिवालिक पहाड़ी आपको पता है कि कटा छिटा पहाड़ी है, और कटा छिटा होने के कारण इस शिवालिक के अलग अलग श्रेणी का नाम अलग अलग है, अलग अलग राज्य में अलग अलग है। तो किस राज्य में कौन सी श्रेणी से शिवालिक जाना जाता है उसके बारे में। उत्तराखंड में कहता है कि शिवालिक का जो श्रेणी है उसको डुडवा की पहाड़ी कहते हैं। सही है कि गड़बड़ है? सही है, उत्तराखंड में डुडवा की पहाड़ी। नेपाल में चुड़िया मुड़िया की पहाड़ी, चुड़िया मुड़िया की पहाड़ी सही है।
और बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी, सही है। अरुणाचल प्रदेश में कछार की पहाड़ी, गड़बड़ हो गया, ये असम न होता। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 एवं 3, आंसर ए हमारा हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए, शुभम सन्नी हमको गड़बड़ पढ़ा दिया निकोबार वाला, तब ना गड़बड़ हो गया। आप बोले कहाँ उस समय? उस समय बोले आप ना, बोलबे ना कि आप दूसरा सवाल बोल रहे थे साइंस वाला में, आप साइंस वाला में बोल रहे थे। लघु हिमालय से संबंधित कथनों पर विचार करें, विचार करिए, विचार करके सुस्पष्ट और सटीक आंसर आपको देना है। हाँ, कि महाभारत श्रेणी महान हिमालय का हिस्सा है, जबकि नाग टिब्बा लघु हिमालय का है। ये बात सही है कि नाग टिब्बा लघु हिमालय का है, लेकिन महाभारत श्रेणी महान हिमालय का नहीं है, ये भी लघु हिमालय का है। ठीक है, तो इसका मतलब कथन गड़बड़ है कि सही है? गड़बड़ है। गड़बड़ न हुआ हो, आप लोग बोलबे नहीं करते, सुत गए हैं, मने नहीं पता है सबके बारे में, पता है ना, तो काहे ना बोलती है? तो लघु हिमालय एवं महान हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। ये तो सही है, ये सही है ना। पहला जो होता है देखिए, ट्रांस हिमालय है पहला, दूसरा है महान हिमालय, फिर नीचे है लघु हिमालय, और फिर है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक ये है। तो ट्रांस हिमालय महान हिमालय जो अलग होता है इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन, इसके द्वारा अलग होता है। फिर महान हिमालय और लघु हिमालय जो अलग होता है वो होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और ये जो होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि लघु हिमालय महान हिमालय से अलग होता है इसके द्वारा, तो महान और लघु ठीक बोला है। चलिए, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी धौलाधर श्रेणी है, क्या लगता है? गड़बड़ है। लघु हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी लंबी? पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी, याद रखिएगा, पीर पंजाल श्रेणी कश्मीर में है। ठीक है, लघु हिमालय एवं महान हिमालय के बीच कश्मीर घाटी का विकास हुआ, यह सही है। तो सही कौन कौन हो गया? 2 और 4, 2 और 4 सी हो जाएगा। ठीक है, था ना बीपीएससी वाला, देखे होंगे सवाल इस तरह से कोटिंग किए हुए है ना उसी टाइप का कि नहीं है? बताइए। तो जिस लेवल का रहेगा उसी लेवल का सवाल आपको देंगे, ये नहीं कि 4 गो ऑप्शन दे दिए बोलिए आंसर कौन होगा, सो नहीं होगा। इसीलिए आपको तैयारी करेंट अफेयर का भी इसी तरह से करना है, तैयारी सवाल इसी तरह रहेगा। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कहता है कौन सही नहीं है? ये सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, इसका मतलब सभी सुमेलित है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन गड़बड़ है इसका, इस सवाल को आउट कर दिए थे। हाँ, इस सवाल को आउट कर दिए। यहाँ लिखल रहता कि सभी सही, एक के कुछ शब्द मेरा छूट गया, सवाल गड़बड़ कर दिया। देखिए, केवल सही हम नहीं दे पाए। अगर लिखल रहता ना कि कौन सही सुमेलित नहीं, यहाँ लिखल रहता सभी सही है, तो आंसर ये हो जाता सभी सही, या वहाँ नहीं होता, तब होता। निम्न में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कतर, जानते थे ना, हल्का माटी बिलैया खोदे। ठीक है, कतर होगा। अगला है, भारत के पड़ोसी देश चीन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लद्दाख चीन के साथ सर्वाधिक सीमा बनाती है, तो सही है, लेकिन हमारा आंसर नहीं होगा ये, क्योंकि गलत वाला हमको पूछ रहा है। भारत चीन के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है। हम लोग बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाते हैं 4096.7 किलोमीटर का, इसके साथ बनाते हैं 3488 किलोमीटर का। गड़बड़ बोल दिया। चीन के साथ मैकमोहन रेखा 1896 में निर्धारित हुई थी, 1914 में हुआ था। गड़बड़ हो गया ना,
चीन के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और असम सीमा बनाती है। उत्तराखंड बनाती है, सिक्किम बनाती है, हिमाचल प्रदेश, असम नहीं बनाती है। तो बताइए, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? गड़बड़ वाला 3 4 2 3 4 किस में है? 2 3 एवं 4 सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सर? आगे, दिए गए पुस्तक एवं लेखकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? व्लादिमीर पुतिन, द फर्स्ट पर्सन, सही। एपीजे अब्दुल कलाम, द टर्निंग पॉइंट, सही। अरविंद घोष का इंडिया डिवाइडेड, गड़बड़ हो गया। राजेंद्र प्रसाद का है। एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ, नेहरू नहीं होगा, नेशन होगा, मिस्टेक है। चलिए ठीक है, हाँ, लाइफ डिवाइन है अरविंद घोष का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हिमालयन नदी को इंगित नहीं करती है? ठीक है, बताइए कौन सा हिमालयन नदी को इंगित नहीं करती है? इसमें लगभग वर्ष भर पानी रहती है। ये तो चिक्कन बात बोला है, कभी कभी चिक्कन भी लिखा जाता है। उत्तर भारत में अधिकांश जलोढ़ भूभाग का निर्माण हुआ इसी से, सही है। यहाँ की नदियाँ बाढ़ का कारण बनती हैं, ये भी सही है। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। तब किससे होता है? हिमालय से होता है। हिमालय कैसे? ग्लेशियर के पिघलने से, ग्लेशियर के पिघलने से हुआ था। गड़बड़ हो गया, डी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए, दिए गए कथनों पर खूब बढ़िया से विचार करिए। दिए गए कथनों पर विचार करिए। विचार नंबर 1 कि सिंधु का प्रवाह क्षेत्र लद्दाख में, तिब्बत में और पाक में है। सही है ना? एकदम से सही है। सिंधु का प्रवाह क्षेत्र होता है, क्षेत्र पहले उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है। आपको जब बताते होंगे डायग्राम में, रुकिए ना 1 मिनट, जो बोलता है उसको समझाएंगे तब ना। यहाँ पर है मानसरोवर तिब्बत में, और तिब्बत में जब है तो ये जब निकलती है तो इस तरह से जाती है। बताइए कौन दिशा हुआ ये? उत्तर। और ये की बोल रहा है? तो कैसे सही हुआ? आप इन्हें बहा रहे हैं, हाँ? गड़बड़ है ना? तब गड़बड़ हो गया। तो इसकी प्रमुख सहायक नदी झेलम एवं सतलज है। सतलज तो ठीक है, और झेलम जाके चिनाब में मिलती है। यह चिनाब की सहायक है। सिंधु जलतंत्र का हिस्सा है, लेकिन मिलती है किस में? चिनाब में। तो आप पढ़िएगा पूरा ना, हाँ, कि खाली मैंने सतलज, हाँ? तो इसका मतलब बताइए, कथन कौन सही है? केवल एक सही है। तो आंसर आपको मार देना ए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए देखिए, ऐसे दीजिएगा ना टेस्ट, जैसे कि तराशा जाता है ना मूर्तियर को, वैसे तरसा जाइएगा। एक एक शब्द पर ध्यान देके तब बनेगा। 10 को टेस्ट दीजिएगा ना, एकदम ध्यान दे के बनाइएगा, फूक फूक के कदम रखिएगा, तभी आप ना सही कर पाइएगा। नहीं तो क्या होता है कि सही से सवाल नहीं पढ़ने के कारण आता हुआ सवाल 5-7 को गलती 10 को कर देते हैं, जिसके वजह से हम लोग रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं। हाँ, गलत करने में भी गलती हो जाता है। गंगा बिहार के किन जिलों से होकर नहीं बहती हैं? 12 को जिला से होकर के बहती है, जिसमें मधेपुरा और पूर्णिया से होकर के नहीं बहती है। पटना से, भोजपुर से, सारण से, खगड़िया से, कटिहार से बहती है। वो मधेपुरा और हो जाएगा पूर्णिया। क्लियर है? चलिए आंसर डी कर लीजिए। मंदाकिनी एवं अलकनंदा का संगम है। आंसर क्या जाएगा? रुद्रप्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, नंदाकिनी मिलती है और अलकनंदा मिलती है। विष्णु गंगा जो है सो विष्णु गंगा और धौली गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा, धौली गंगा का जो संगम है वो विष्णु प्रयाग है। और कर्ण प्रयाग में पिंडारा के मिलती है, पिंडार प्लस हाँ अलकनंदा मिलती है।
हमारा आंसर हो जाता रुद्रप्रयाग। सी, गंगा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? माता गंगा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सो असत्य है? तो सवाल कहा है कि गंगा का यूपी में सर्वाधिक लंबाई है। सही है। गंगा बिहार में 3:45 बहती है, 4:45 बहती है। गंगा अलकनंदा एवं भागीरथी का सम्मिलित रूप है। और गंगा बिहार में सीवान में प्रवेश करती है, बक्सर में प्रवेश करती है। गड़बड़ हो गया ना? तो इस सवाल को आउट कर दीजिए, क्योंकि ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ हो, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, तो ऑप्शन तो ऐसा है नहीं। यही यहाँ पर बक्सर लिखल रहता है तो खाली ये गड़बड़ रहता। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, समझ? बक्स सिवान जेबे न करती है तो घाघरा जाती है। हाँ, किसी विद्युत परिपथ का विभवांतर 10 वोल्ट है, विभवांतर 10 वोल्ट है तथा प्रवाहित विद्युत धारा 20 वोल्ट हो तो प्रतिरोध ज्ञात करिए। बताइए, विभवांतर भी देने हैं 10 वोल्ट, आई देने हैं 220 एम्पियर, तो हमको निकालना आर। आर बराबर क्या होता है? V बाय आई, 10/20 यानी 0.5 ओम हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? अगला, किसी चालक के प्रतिरोध से संबंधित कौन सा कथन जो है असत्य है? बताइए, कौन सा असत्य है? लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। बताइए, लंबाई बढ़, बकलोल मारेंगे, मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे। जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है ना। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। मान लीजिए एगो तार लेते हैं और इसमें इतना प्रतिरोध है, मान लीजिए एकरा मान लेते हैं कि 50 ओम प्रतिरोध है और ये 10 मीटर का तार है, और 20 मीटर का जब तार ले लेंगे तो 50 ओम का प्रतिरोध इधर भी होगा ना। 10 मीटर बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ाए तो प्रतिरोध और बढ़ गया कि घट गया? बताइए, बढ़ न गया। तो गड़बड़ बोल दिया ना, असत्य वाला पूछ रहा है। तो हमारा तो आंसर ये होगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। ये भी गड़बड़ बोल दिया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर तार की मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। गड़बड़ बोल दिया, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 1 भी गड़बड़ है, 2 भी गड़बड़ है, 3 भी गड़बड़ है। हमको गड़बड़ वाला ढूंढना है, तो हमारा आंसर हो जाता है 1, 2 एवं 3 होता ना, क्योंकि कहता है कि असत्य वाला ढूंढना है। तो 1, 2 एवं 3 है क्या? आंसर हो जाएगा कोई नहीं। आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्लियर है? चलिए, अब बहुत बच्चा इहो लॉजिक लगे होगा, सर इतना मेहनत किए हैं, कूट डाले हैं, ये कैसे आंसर होगा? कोनो न कोनो ही होगा। ऐसे भी दिमाग लगे होगा। हाँ, चलिए अगला है, वोल्ट बराबर होता है। एक बात बताया, हमको ना गर्मी बहुत जोर से लग रहा है। हाँ, मन भी हमारा और बोल लग रहा है। वोल्ट बराबर होता है, बताइए तो। हाँ, कौन होगा आंसर? ए होगा। कैसे होगा? V बराबर IR, इसका मात्रक वोल्ट और इसका मात्रक एम्पियर गुणा ओम। ठीक। लघुपथन की घटना कहलाता है जब, लघुपथन की घटना कहलाता है जब परिपथ में धारा का मान अधिक हो तथा परिपथ नहीं, प्रतिरोध होता, प्रतिरोध न्यूनतम हो। ठीक है, ये तो तब सही है ना, यही आंसर हो जाएगा। बाकी सब गड़बड़ दिया हुआ। परिपथ में धारा का मान न्यून नहीं, धारा एवं प्रतिरोध दोनों निम्न नहीं, दोनों एक साथ कभी हो ही नहीं सकता है, और दोनों कहता महत्तम नहीं। गड़बड़ हो गया। आंसर क्या जाएगा? ये हो जाएगा। ये जो इन्फेक्शन हो गया ना, इस वजह से बुखार भी आ रहा है, इसीलिए हमको लगता है कि हमको ज़्यादा लग रहा है। अभी दवा खा कर आए थे बुखार का, इसीलिए हमको लगता है कि अब गर्मी लग रहा है, लगता है नहीं बुखार जैसे उतरता है, तो इस वजह से पूरा इन्फेक्शन हो गया। इधर भी हो गया, अब इधर भी हो रहा है इन्फेक्शन। हाँ,
आपको भी हो गया? हाँ, क्या हुआ? ना है, देखिए ना, इधर भी हो रहा है ना, ये इन्फेक्शन अभी चल रहा है, पूरा हो रहा है। हाँ, पूरा हो रहा है इन्फेक्शन। अब बोलने में बहुत दर्द बहुत करता है, तो 3 वो टेबलेट दर्द का खाते हैं 3 टाइम, तब बोल पाते हैं। ये हो गया 3-4 दिन हो गया है, 3-4 दिन से कम था, अब इसमें जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा जख्म हो गया है। हाँ, ऑटोमेटिक हो गया है, देखो यहाँ भी हो रहा है ना, देखो है ना, यहाँ भी हो रहा है, ऑटोमेटिक हो गया, कुछ खाए नहीं। अच्छा, चाय बहुत कम किए नहीं किए हैं? एक को बार रंजन सुबह से शाम तक बताए, अलग अलग बैच के बच्चा है, बताए कभी मंगाते को कप? 10 कप पर डे पीने वाला आदमी अभी 1 कप भी नहीं मंगा रहा, बताइए, इसीलिए हो गया। चलिए, किसी परिपथ में विद्युत विभव 5 वोल्ट है और 10 सेकेंड में 25 वोल्ट हो जाता है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है तो प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? बना था क्या टक्कर पे? हाँ, बना था। देखिए, विभवांतर बराबर क्या होता है? विभव में अंतर। विभवांतर बराबर क्या होता है? विभव में अंतर। तो विभव हो गया 35 और पहले था 5, तो 30 हो गया। V बराबर कितना निकल गया हमारा? 30 वोल्ट। और दिया हुआ 5, ये सॉरी प्रतिरोध, और दिया हुआ 10 ओम, है ना। अब बताइए हमको निकालना है कौन सी? विद्युत धारा। I बराबर क्या होगा? I बराबर क्या होगा? V बटे R होगा ना, V बटे R। तो 30/10 कट गया तो 3 एम्पियर। आप बोलिएगा कि सर कि ये 10 क्यों दिया हुआ? अगर आप आवेश निकाल के बनाएंगे ना तब 10 का प्रयोग होगा, और आवेश निकाल के नहीं बनाएंगे तब प्रयोग नहीं होगा। समझ में बात है कि नहीं? अगर आवेश निकाल करके फिर आप इसको निकालिएगा Q/T से, तब होगा। ऐसे आपको शॉर्ट ये पड़ेगा, ठीक रहेगा। इसलिए करके 10 का इसमें कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे भी बन जाता। चलिए, उसके बाद है एक लेंस को कांच के 3A होगा, 3A नहीं 3A होगा, इसका बाद में देखें 3A होगा। एक लेंस को कांच के समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए तो परिवर्तन कांच में होता है कितना? क्या परिवर्तन होगा बताइए? मतलब जितना कांच का अपवर्तनांक होगा, जो लेंस बनल होगा उस कांच का अपवर्तनांक, और एक दोनों का भी अपवर्तनांक, दोनों बराबर हो जाए। मान लीजिए 1/4, 1.40 का 1.40 का, दोनों बराबर हो गया अपवर्तनांक। तब बताइए इसको अगर लेंस को डुबाएंगे इसमें तो परिवर्तन क्या होगा? हाँ, समतल प्लेट की भांति काम करना शुरू कर देगा। लेंस रहबे न करेगा, शीशा होता है ना प्लेन, वैसा काम करना शुरू कर देगा। और इसके अलावा क्या होगा कि इसकी दूरी अनंत एवं क्षमता 0 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 और 2 और 4। ऑप्शन 1 में कौन सी दे रहा था? तो 1 एवं 4 होगा। हो 1 एवं 4 वो मैंने आंसर मार ले है वो सब, तो हम इसका मतलब थोड़े वही हो जाएगा। ये किसी बच्चा के सवाल से हम लोग PDF बनाए हैं, तो वो कुछ मार सकता है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? क्या होगा? ओविया अवतल होगा। अवतल को हम लोग क्या बोलते हैं? ओविया अवतल बोलते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं आई? अच्छा है सवाल कि नहीं है? हल्का है कि नहीं है? अभी जब समझाते होंगे तो लगता होगा कि सब तो हल्के था, आज जब टेस्ट देते हैं तब कैसा रहे? ज्योग्राफी में। हाँ, यही तो बात है। इसीलिए कहते हैं पुरनका बच्चा तुमरे बेस्ट का 2-3 बच्चा टेस्ट दिया। इसलिए कहते हैं जब तुमको पढ़ाए हैं 2 बच्चा, जब तुमको पढ़ाए हम, जब तुमको हम पढ़ाए हैं तो टेस्ट देगा तब ना पता चलेगा कि हमारा रिवीजन कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ से हम गड़बड़ कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चा पुराना सोचता है कि अब तो हम 30 मार्क खान हो गए हैं, अब तो यहाँ क्या मंगल ग्रह के एग्जाम को निकाल लेंगे हम। तो कुछ बच्चा तो इतना घमंड रहता है। तो याद रखिए, रावण जैसे लोगों का घमंड नहीं रहा, उतना विद्वान था। और आप 2-4 गो अक्षर सीख गए हैं, आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन गए हैं, तो ये गलत फहमी बात है। ठीक है, जब तक हाथ में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा तब तक याद रखिए क्लास आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहेगा।
और वो सारी चीज़ आपको काम आते रहेगा। इसीलिए क्लास के हर फॉर्मेट में हिस्सा लीजिए, टेस्ट का डिस्कस और भी जो होता है क्विज वगैरह, सब में हिस्सा लीजिए, तब आप बेहतर कर पाएंगे। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सही है। आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होता है, सही है ये भी। माध्यम के घनत्व के समानुपाती होता है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, सभी सही हो जाएगा, सभी सही। अगला है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? ये जो 20 डिग्री दिया है ना, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। सीधा आप समझिए कि लोहा में क्या, ठोस में क्या होगा, सबसे अधिक होगा। अब सबसे ज़्यादा ठोस में भी जो सबसे अणु जिसका सटल रहेगा उसमें ज़्यादा होगा, लोहा हो जाएगा। ग्रेनाइट ठोस है लेकिन लोहा के अणु के इतना सटा हुआ नहीं होता है। समझ आई बात कि नहीं है? चलिए, प्रासरव तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कहता है कि ये कीड़ों को नष्ट करती है, सही है। ये कपड़ों से धूल कण हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, ये भी सही है। अब मान लीजिए परासरव तरंग का जो प्रयोग होता है ना, जो कीमती कपड़ा होता है, कीमती घड़ी जो होता है, उसको साफ करने में होता है। मान लीजिए नरेंद्र मोदी के सूट था 17 करोड़ का, और आप लोग को धोने अगर दे देते, आप क्या करते? बरस से रगड़ के या पटक पटक के नीचे और क्लियर कर देते। बताइए 17 करोड़ का सूट है, एक भी धागा अगर टूट गया, समझ सकते हैं, करोड़ों गया तो गड़बड़ करते हैं, आप बुझबे न करते हैं। इसीलिए करके प्रासरव तरंग से साफ होता है, मचोड़ के साफ नहीं होता है, ठीक है। चलिए, इसका प्रयोग रोगों के उपचार के लिए होता है और ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, ये भी सही है। तो आंसर क्या जाएगा? नहीं है इसमें, हाँ सभी सही, डी हो जाएगा, सभी सही। फिजिक्स सही हो रहा है ना? चलिए ठीक है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद माने अंतर निम्नलिखित में से अंतर के कारण क्या जा सकता है? किसके कारण हो सकता है? एक ही स्वर जब होगा तो किसके द्वारा अलग कर सकते हैं दोनों का? आंसर हो जाएगा ध्वनि की गुणता। तारत्व से हम लोग आवाज को पतला या मोटा सुनते हैं, प्रबलता से कोई ध्वनि तेज या मंद को हम लोग सुनते हैं, और गुणता से एक ही जो है सो ध्वनि का जो स्वर होगा उसको अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं आए? तब ये सब बात न बोलिएगा, ये सब बात बोलने में क्या दिक्कत है आपको, बताइए। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है, सही है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, गलत है ना। ठोस में सबसे ज्यादा, कहता नहीं गैस में ज्यादा, गड़बड़ बोल दिया ना। तो मैक संख्या होता है, गड़बड़ मिस्टेक हो गया। मैक संख्या को ध्वनि की गति को दर्शाने में प्रयोग करते हैं, सही है। और प्रासरव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1, 3, 4। 1, 3, 4 है क्या? सी में है 1, 3, 4, ठीक है ना। चलिए, सब सही हो रहा है ना सुधा? हाँ, चलिए। चलिए, प्रकाश का तरंग निर्धारित होता है, तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। अब जो मार दिया बच्चा, हम क्या करें, बच्चा जाने। अगला है कि पृथ्वी से देखने पर आकाश का नीला दिखाई देना किसका कारण है? प्रकीर्णन का होता है ना। तो ये तो गड़बड़ी हो गया ना। तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन और वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन। आंसर हो जाएगा लघुत्तर, तब नीला दिखाई देता है। अगर दीर्घतर होता ना तो आपको ना सूर्य का नीला नहीं दिखा करके लाइन मोटा मोटा लाइन दिखता। समझ आए? प्रकाश का पूरा नीला नहीं दिखता, लगता कि नीला नीला लाइन है।
ये लघुत्तर होता तो ये दीर्घतर, लघुत्तर होगा आंसर। सॉरी, हम लोग खाली प्रकीर्णन याद रखते हैं। ऐसे होगा। बीपीएससी की तैयारी करिएगा और खाली प्रकीर्णन याद रखिएगा। बहुत बीपीएससी का बच्चा क्या करेगा पता आपको कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए हैं, लाइब्रेरी, और सेल्फ कर रहे हैं, सेल्फ मार रहे हैं। अरे कितनों कर लीजिएगा ना सेल्फ, तैयो लेना पड़ेगा टीचर से हेल्प। आप बुझबे ना करते हैं, और नहीं हेल्प लीजिएगा तो इसी तरह से होगा। वहाँ पर खाली प्रकीर्णन रटिएगा और बाद में दे देगा इस तरह से घुमा करके। हो गया। यहाँ पर किताब ले करके झमकते रहिएगा, देखो झमकौआ, वहाँ जाएगा मुँह हो जाएगा कौआ। बताइए, सवाल ही ना बन रहा है, बुझबे नहीं करते हैं। इसीलिए झमकैला से नहीं होगा, खाली झमकौला से होगा, नहीं ना होगा, पढ़ने से होगा। बहुत बच्चा किताब ले लेगा, लक्ष्मीकांत, महेश वर्णवाल, विपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, और टेबुल पर सैंत लिया ताकि आवे तो लोग देखे टेबुल तो लगेगा वाह किताब तो एक से एक रख ले है कि नहीं। तो चलिए, बुक की जरूरत क्या है, जितना आपको नोट्स करवा दिए ना उससे सवाल रिजल्ट से, रिजल्ट सब सवाल नहीं लड़ेगा, रिजल्ट इतना सवाल लड़ेगा। यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़े रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह किस प्रकार का दर्पण होगा? क्या देगा? समतल या तो उत्तल, दोनों होगा। हाँ, क्लियर है ना। इस सन्नी गड़बड़ हो गया था। चलिए, फिजिक्स सही हो रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषताएं होती है। देखिए, फ्यूज तार जब भी हम यूज करते हैं तो उसका गलनांक निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। यही बात तो ढूंढना। इसमें कहता है निम्न प्रतिरोध, यहीं से गड़बड़ हो गया। निम्न प्रतिरोध गड़बड़ हो गया, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, यही होगा। सी आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है, आंसर बी हो जाएगा, सही है, क्लियर है। ये विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक एवं कुचालक क्रमशः निम्न है, चांदी और सीसा, ये हो जाए, क्लियर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, खूब विचार करके तब बोलना है हमको कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, सही है। आदर्श आममीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, यह भी सही है। स्पर्शजया धारा मापी का उपयोग स्थिर धारा को मापने में करते हैं, ये गड़बड़ हो गया। फैराडे द्वारा स्थिर विद्युत धारा, जो विद्युत धारा रुका होता है उसको क्या हम लोग जया थर्मामीटर से मापते, धारा मापी से मापते नहीं। तो फैराडे द्वारा विद्युत अपघटन संबंधित नियम दिए गए हैं, ये बात सही है। आंसर हमारा 1, 2 और 1, 2, 4 है क्या? 1, 2 और 4। अगला, यदि घरेलू उपयोग में प्रतिरोध बढ़ जाए तो, घरेलू उपकरण में प्रतिरोध बढ़ जाए तो क्या होगा? इनकी शक्ति घट जाएगी, यह तेजी से काम करेगा, इनका विभव बढ़ जाएगा। केवल 1, केवल 2, आंसर क्या देगा? आंसर हो जाएगा साहब केवल 1, केवल 1 होगा, इसकी शक्ति घट जाएगी। सूची 1 सूची 2 का मिलान करिए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 स्थापित हुआ था तभी ना। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। किस में दिया हुआ? 1 वाला करवाए थे। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, चलिए ठीक है। 35 में 1 का करवाए थे ना, सही। चलिए, पुर्तगाली कंपनी कहता है कि इसमें गोवा में यह अधिकार कर ले था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता पर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी मसूलीपट्टनम में, और फ्रेंच कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी पांडिचेरी में। सबको सुमेलित करने का, सब सुमेलित है। 1, 2, 3, 4 ये आता है बी नंबर ऑप्शन में। 1, 2, 3, 4, ठीक है। कुछ बच्चा यही सोच लेगा 1, 2, 3, 4 लगातार दो क्या ना हो जाएगा, तनी चेंज कर देते हैं। जो बच्चा सोच सकता हम सोच लेते ना पहले। चलिए, 18वीं सदी में
भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रमण कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका बी। अंबर का युद्ध कब हुआ था? 1749 में। प्लासी 1757, बांडीवा 1760 और बक्सर 1764। ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध पूछले है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था अंबर का युद्ध 1749 में हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और इस समय जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, और बक्सर का युद्ध 1764 बंगाल के नवाब का संयुक्त सेना और अंग्रेज के बीच। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए, इतना हल्का सवाल था। चलिए, एकमात्र बार न यूपीएससी में सवाल पूछ लेता। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आया था? दोनों आया था। 1609 में और सर थॉमस रो 1615 में, दोनों आया था। आंसर हाँ जानते थे ना, इसलिए तो उसको पहले लिखे थे, इसलिए हम उसको पहले लिखे थे। चलिए अगला, कौन ऑप्शन ए में रहेगा, कौन ऑप्शन बी में रहेगा, ये भी सोचना पड़ता है। ठीक है, चलिए किला के बारे में बोला हुआ है। फोर्ट विलियम किला कलकत्ता में बनाया गया था और फोर्ट गैंड्रिया का किला, गोल्ड्रिया का किला ये पुलिकट में। सही है। इसको कौन बनवाया था? अंग्रेज। इसको डच, और इसको फोर्ट गुस्तावस को कौन बनाया था? कौन बनाया था इसको? डेनिस। और इसको बनाया था फ्रांसीसी। 1 2 3 4 सब सही है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, मैच करिएगा तो जो 1 2 3 4 होगा ना, 1 2 3 4 ये सही हो जाएगा। चलिए अगला है सवाल, हाँ, कि निम्न में से उन कथनों को चुने जो यूरोपीय कंपनी के आगमन के संदर्भ में सत्य नहीं है। पेड्रो अल्वारेज ने 1510 ईस्वी में गौ छीना, 1510 में अल्बुकर्क ने छीना, गड़बड़ न बोल दिया। डच सर्वप्रथम सुमात्रा और इंडोनेशिया आया, सही है। अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, एकदम सही है। और पुर्तगाली सालसेट द्वीप पर 1534 में, एकदम सही है। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने नीले पानी की नीति को यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? फ्रांसिस डा ऑलमीडा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। राज समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, हाँ लगी हुई हैं। नागालैंड से भी यहाँ मणिपुर है तो यहाँ पर नागालैंड है, इधर से मिजोरम है, हेने से असम है, बीचे में मणिपुर हो गया। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अगर ये बोलता कि भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, तब बोलते रॉबर्ट क्लाइव। तो वही मानी थी ना, कोई बात नहीं है, समस्या होता है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल, 10 अंश जलमार्ग का मतलब 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है? अंडमान निकोबार, यानी ये हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा हमारा। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? प्रवाल उत्पत्ति से हुआ है। आंसर सी हो जाएगा हमारा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या दिक्कत है वहाँ? अभी नहीं है पानी, बैठिए बैठिए, पानी गड़बड़ है। सही बोले हैं, मजाक नहीं किए हैं। अब बता, गंदा पानी पिएगा आपको अच्छा लगेगा? तब फिर टाइफाइड हो जाएगा, फिर आप आइएगा कैसे, और नहीं आइएगा तो हमको पैसा कैसे दीजिएगा? तब बहुत समस्या है ना, बुझवे नहीं करते हैं। चलिए, क्या सही बात है कि नहीं है?
चलिए, भारतीय क्षेत्रों में अवस्थित निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? वैरन होगा, बैरम लिखा गया, बात वही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है? पेरिस से। बताते हैं, ए पापे। ए से कर्नाटक का पहला युद्ध एक्सलासापेल से समाप्त हुआ। ये दूसरा युद्ध पांडिचेरी की संधि है, उसी को कहते हैं गोडेहू की संधि। और तीसरा का पेरिस की संधि। और तीनों कर्नाटक युद्ध है। कर्नाटक 1 एक्सलासापेल, कर्नाटक 2 पांडिचेरी, कर्नाटक 3 पेरिस। क्लियर? चलिए, आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? ए। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का राजदूत निम्नलिखित में से किसके उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर के 1615 में? कोई नहीं, आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस का उत्तराधिकारी बनकर के आया था। कैप्टन हॉकिंस गया जब, तब उसके स्थान पर आया, यही ना? चलिए, इस इतना बात जानते हैं फिर भी नंबर कम कैसे आ गया? अभी तो सब बात ठीक बोल रहे हैं सब। चलिए ठीक है, टाइम का अभाव, टाइम एकदम सटीक दिए हैं आपको। सवाल दे के कहीं भर दिन सुतल रहो। हाँ, चलिए अगला है, अंग्रेजी कंपनी के राजदूत विलियम हैमिल्टन को किस मुगल शासक ने 1757 में कंपनी को फरमान दिया जिसे सुनहरा फरमान कहा जाता है, और इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं? फर्रुखसियर, घिरनित और कायर बादशाह, मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह, है कि नहीं? तो चलिए, लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? जहादार शाह को लंपट मूर्ख बादशाह। कर्नाटक के प्रथम युद्ध के समय कर्नाटक का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन था। हाँ, एक मुगल शासक मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदल के कहाँ लाया? मुंगेर लाया। चिल्का चिल्का वाला सवाल है, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, इंटरपोलर्स थे, अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरा हुआ करता था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज जहांगीर के समय भारत आया था? विलियम हॉकिंग, सर टॉमस रो, एक से अधिक, रॉबर्ट फिश। क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों का कौन किया था? काउंट डी लाली जो किया था, फ्रांसीसी सेनापति था। आयरकुट किया था। तो हो जाएगा आंसर क्या? कोई नहीं। तो इसीलिए तो 1 नंबर में दिए काउंट डी लाली। हाँ, तो इसीलिए तो 1 नंबर में दिए, दूसरा पढ़ने का मौके ना दिए। तो हाँ, तो हाँ, तो इसीलिए देवे किए पहले हम, क्योंकि दूसरा तीसरा देते तो सब पर गहन सोचता तो अंतिम में जाके चुन लेता। इसलिए सूर्य में देंगे पहले मार के दो, यही। चलिए अगला, गोडेहू की संधि में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? हाँ, दूसरा, इसी को गोडेहू या पांडिचेरी की संधि कहते हैं। चलिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? एक्सलासापेल से हुआ था। किसके शासनकाल में बंगाल को सबसे अधिक समृद्धशाली होने के कारण बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? आंसर हो जाएगा साहब, भारत का स्वर्ग बंगाल को अलीवर्दी के शासनकाल में कहते थे। 1740 में ये बना था, गिरिया के युद्ध में बना था, उसको हरा करके सरफराज को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज एवं किसके बीच हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 चला था। 1780 से 82 तक हैदर अली लड़ा, तबीयत खराब के कारण ही मर गया। तब 82 से 84 जो लड़ा वो टीपू लड़ा। तो आंसर क्या आ जाएगा? टीपू सुल्तान और हैदर अली, तो हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, समझ में आई बात है कि नहीं आई? तो क्या लगता है ना बीपीएससी लेवल का सवाल? तो बहुत जगह क्या होता है कि बीपीएससी के नाम पर टेस्ट लेगा और पढ़ाएगा, और सवाल का लेवल ग्रुप डीओ लेवल का नहीं रहता है। बच्चा 100 सवाल में 90 को बना के पूरा गदगद में रहता है, और मास्टर भी पूरा गदगद में रहता है, पूरा गदगद में।
फलना कुमार 100 में 93 नंबर, आओ पैर छुओ, आशीर्वाद। इसी तरह से अगला बार 99 आना चाहिए। हाँ फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, है कि नहीं। 90 नंबर ला है, वीडियो नहीं बनेगा। और डाल दो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर। और सवाल का लेवल क्या है वो एको बार नहीं डालता है, हम तो डालेंगे नहीं यूट्यूब पे। अब बाकी सवाल का लेवल नहीं डालेगा कि लेवल क्या है। चलिए आप बीपीएससी का देखिएगा कि हर टॉपिक आपका जाना पहचाना रहेगा, सवाल हल्का रहता है और ऑप्शन में जाके वो फंसाता है, तो हम लोग भी वही करते हैं। हाँ एक बार सोच रहे हैं कि ओपन टेस्ट एक बैनर बना के सोशल मीडिया पे डाल के 1 सप्ताह पहले 10 दिन पहले और डाल देंगे। फुल लेंथ टेस्ट 100 नंबर का होगा, सारे सब्जेक्ट मिक्स्ड रहेगा और ITI मैदान में एक बार हो जाए, है कि नहीं। हाँ हाँ बीपीएससी एग्जाम से पहले क्या बोले बेगूसराय का हाँ निःशुल्क कर देंगे, निःशुल्क टेस्ट। अब हुआ ना, आपकी बात मान लिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। निःशुल्क टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, एक बैनर बनवाएंगे सोशल मीडिया पर, खाली आप क्या कर दिया सब लोग डाल दीजिएगा, डेट टाइम सब फिक्स कर दिया जाएगा पहले ही। हाँ हाँ प्रिंटर लैपटॉप उठा के वहीं रख दिया जाएगा, सवाल घटेगा तुरंत कॉपी, क्योंकि अनुमान तो नहीं रहेगा कितना बच्चा आएगा नहीं आएगा। हाँ हाँ चलिए अगला, सही बात बोल रहे, मजाक नहीं करो। ओपन टेस्ट लेंगे, एगो नहीं 2-3 टेस्ट ओपन लेंगे बीपीएससी तक में, क्योंकि यहाँ के जो टीचर है ना बीपीएससी के नाम पर टेस्ट तक सही से नहीं लेता है। कार्टेज व्यवस्था निम्नलिखित में से किस व्यापारिक कंपनी के द्वारा की गई थी? क्या जाएगा? पुर्तगाली। आंसर हो जाएगा हमारा डी। ये तो स्पेसिफिक टॉपिक आपको बताए थे, किसी टॉपिक से हमको लेना है, तब तो एक ही टॉपिक से कई सवाल आ रहा है। और जब ओवरऑल लेंगे तो टॉपिक थोड़े पता रहेगा, तब तो हाँ। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री लगाया था? आंसर क्या जाएगा? कोशीन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मराठा से है। मराठा के शासन काल में चिटनीस जो अर्ध अष्टप्रधान होता था, भाषा शैली से संबंधित था, सही है। आमत राजस्व मंत्री, सही है। और सरय नौबत, ये गड़बड़ हो गया, ये सैन्य प्रधान होता था और सुमंत होता था विदेश मंत्री, तो ये दोनों गड़बड़ हो गया ना, तो हमको गलते वाला चुनना था। तो क्या देगा? 3 और 4, 3 एवं 4। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा मुख्य कारण था? क्या देगा? ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का जंग, यही आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अच्छा, नीदरलैंड का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो रोस्टरडम भी बंदरगाह था और एम्स्टर्डम भी था, तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। लिस्बन तो पुर्तगाल में था। हाँ हाँ। बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक रहा? 65 से 72। रॉबर्ट क्लाइव लगाया और वारेन हेस्टिंग्स 72 में इसको समाप्त कर दिया, तो हो जाएगा इसका सी 65 से 72। प्लासी का युद्ध अत्यधिक महत्व का था क्योंकि बंगाल में अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया, बंगाल के नवाब के पदों को समाप्त कर दिया गया। नहीं, पद था लेकिन उसके अधीन हो गया, अंग्रेजों के कंपनी के अधीन नवाब हो गया, लेकिन समाप्त हुआ नहीं ना। मुगल का बंगाल का पद नहीं समाप्त हुआ यहाँ पे। चलिए उसके बाद ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया, सही है। बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर नियुक्त हुआ, सही है। बताए आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1, 3 और 4 है क्या? 1, 3 एवं 4, सी हो जाएगा। चलिए, किसने फ्रांसीसी के मदद से डिंडीगुल एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? हैदर अली आंसर हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा? आंसर हैदर अली होगा। अगला, 18वीं शताब्दी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित वस्तु का कच्चा माल क्या क्या थे? कपास, रेशम, सोरा और अफीम। आंसर डी कर लीजिएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला बोलिए।
बंगाल के शासकों में कालक्रम के अनुसार कौन सी सही समूह है? बताइए, तबीयत गड़बड़ है, बताइए तो आंसर क्या होगा? पक्का? सी सही है। आपको सिराजुद्दौला से बताते हैं, अलीवर्दी से या मुर्शिद कुली खां से नहीं बताएंगे। पहले बना था सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफर, फिर मीर कासिम फिर मरा, फिर से बनता है मीर जाफर मरा, तब बनता है निज़ामुद्दौला, तब बनता है सैफुद्दौला, उसके बाद बनता मुबारकुद्दौला। बंगाल का अंतिम नवाब जो था मुबारकुद्दौला था। उसके बाद सीधे बंगाल के नवाब का पद समाप्त कर दिया गया और अंग्रेज को बंगाल दे दिया गया। मुबारकुद्दौला जो था बंगाल को मुबारक कर दिया कि मुबारक हो तुमको, ये बंगाल तुम्हारा है कि नहीं आपको। तो मुबारकुद्दौला बंगाल दे दिया किसको? अंग्रेजों को। चलिए, बंगाल का वह शासक कौन था जो अलग अलग काल में नवाब बना? अभी जस्ट बता है मीर जाफर। चलिए, 1757 से लेकर के 1760 तक और फिर 1764-65 के बीच में 65 में मणिहारी का युद्ध किसके बीच हुआ था? मणिहारी का युद्ध शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। शौकत जंग इसका मसेरा भाई था जो पूर्णिया का शासक था। घसीटी बेगम दोनों को लड़वा दिया। बेचारा शौकत जंग को घसीट के मार दिया, मर गया शौकत जंग इस लड़ाई में, है कि नहीं। 1756 में होता, अक्टूबर 1756 में मणिहारी का युद्ध हुआ था। चलिए, 71 नंबर, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करिए। वेसिन की सहायक संधि बाजीराव द्वितीय ने किया था, सही बात है। 1802 में बेसिन की संधि सहायक संधि किया था, जिसके तहत आपको पता है कि वहाँ पर मराठा में अंग्रेजी रेजिमेंट रखना शुरू कर दिया। तुंगभद्रा के क्षेत्रों को दे दिया गया। बाजीराव द्वितीय कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में पराजित होकर के मेलकम के सामने समर्पण कर दिया। सही बात है, मेलकम के सामने में वेलकम कर दिया, हार गए हैं, समर्पण कर दिया कोरेगांव अष्टी के युद्ध के बाद। बाजीराव द्वितीय को पूना की संधि के तहत पेशवा के पद से हटा दिया गया, ये भी सही है। पेंशन को पेशवा को पेंशन पर कानपुर भेज दिया गया, सही है। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था, ये भी सही है। कानपुर के बिट्ठूर, अब बिट्ठूर नहीं दिया, कानपुर दिया तो भी सही करेगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही। आंसर हो जाएगा सभी सही। चलिए, किन फ्रांसीसी अधिकारियों के द्वारा सेंथोम पर अधिकार किया गया? 1772 में एडमिरल डे छीन लिया था गोलकुंडा के शासक से सेंथोम। 1672 में फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था? 1669 में। 68 में किया था सूरत में, और सूरत में असफल हो गया, अंग्रेज टक्कर दे रहा था, तब मसूलीपट्टनम आ गया था अगले वर्ष। तो रेजविक की संधि किन दो यूरोपीय कंपनी के बीच हुआ था? डच एवं फ्रांसीसी दोनों आ गया। दो जगह मिस्टेक हो गया तनिक, तो इस सवाल को आउट कर देंगे, हो गया। लेकिन आंसर होता डच एवं फ्रांसीसी। यही पर तनी डच है ना, दूसरा कुछ डाल देते तब ठीक रहता, गड़बड़ा गया। डच एवं डेनिश डाल देते। डच कंपनी के द्वारा 1610 ईस्वी में टकसाल कहाँ स्थापित किया गया? पुलिकट में। यहीं से स्वर्ण सिक्का ढाला गया, जैसे पैगोडा कहा गया। चलिए, कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध के समय इसकी राजधानी कहाँ थी? अड़काट थी। कहाँ थी? अड़काट। कर्नाटक का युद्ध चल रहा था उस समय, इसकी राजधानी अड़काट थी। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने का वाला सुएज नहर। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा प्राचीन यूरोपीय व्यापार के लिए मार्ग प्रदान करता था? एक से अधिक हो जाएगा। बोलन, खैबर, गोमल सब करता था एक से अधिक। और नीदरलैंड का प्रमुख बंदरगाह 79 नंबर सवाल नहीं है, मिस्टेक हो गया, बीच तक छूट गया है, वही हो जाए रोस्टरडम और स्टर्मडम। ये सवाल तो रिपीट हो गया, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए, समझ में आई बात है कि नहीं आई?
तो इस तरह से आपको सोच विकसित करना है और सवाल के हर एक हिस्से को देख करके तब आंसर करना है।